अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह से आगे मैं बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले जो हैं वो भी खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कुछ क्वालिटीज़ सोच रही थी। मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ ट्रेड्स होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ़ जो हैं पहलू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जानते जाते हैं तो उनकी शख्सियत से परतें जो हैं वो खुलती जाती हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बड़ा मशहूर इंसान दुनिया का, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और लोग अक्सर मीम्स भी बनाते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम डाल देते हैं, हालांकि उसकी जो जीनियस, उसकी एक अकल जो थी, उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो उस जैसी अकल और शऊर अपने अंदर बेदार करें। अच्छा, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना 3 किस्म के लोगों की 3 खुसूसियात बताई। उसने कहा, और वो जो बात कर रहा है बेसिकली वो उन लोगों के हवाले से कर रहा है जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको किसी किस्म की कोई परेशानी में मुब्तला कर दिया, या जिन्होंने आपको कोई ऐसा काम आपके साथ कर दिया जिससे आप बहुत नाखुश हो गए या आपको बड़ा नुकसान हुआ। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है कि जो वीक लोग होते हैं दुनिया में, यानी कि कमज़ोर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? वो बदला लेते हैं। तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी बदला लूँगा। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो लेते हैं बदला। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि मजबूत लोग होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं या वो जाने देते हैं उसको कि नहीं भाई, मैं इस लेवल तक नहीं जाऊंगा, अगर उसने मुझे नुकसान भी पहुंचाया है तो भी मैं जो हूँ उससे बदला नहीं लूँगा। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तीसरी शख्सियत जो बताई है, ट्रेड, पर्सनैलिटी ट्रेड बताई है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तीसरा उसने कहा है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? दरगुजर तो करते ही होंगे लेकिन इग्नोर कर देते हैं। उनका ध्यान ही नहीं जाता उस चीज़ की तरफ जहाँ पर उन्होंने नुकसान उनको पहुँचा हो या किसी ने उनको हर्ट किया हो। वो अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, और यही चीज़ अगले को दिखा देती है कि भाई इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये कैसे हो गया, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये होता है सबसे बड़ा रिवेंज जो आप एक तरह से ले रहे होते हैं कि आप इग्नोर ही कर देते हैं। कहीं आपका दिल दुखा, किसी ने आपको परेशान किया तो आप इग्नोर कर जाएं और अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो वैसे ही चलाते रहिए। अच्छा, ये तो खैर आज की एल्बर्ट आइंस्टाइन की अच्छी बात थी। मैंने सोचा कि मैं अब आपको मौसम की तरफ ले जाऊँ। मौसम में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ लोग परेशान हैं, वो गर्मी लगती है तो स्वेटर उतारते हैं, स्वेटर उतार के कमरे से बाहर निकलते हैं तो सर्दी लगती है। समझ में नहीं आ रहा कि मौसम है कैसा, लेकिन खैर आपको बता देते हैं मौसम की सूरत हाल। तमाम लोग जो भी हैं अपनी जिस किस्म की एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से उसे प्लान कर सकते हैं। आगे आने वाला पूरा जो हफ्ता है उसको मौसम के हिसाब से प्लान करें। तो इस्लामाबाद से हम शुरू करते हैं। कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नज़र आ रहा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद के बाद लाहौर चलें तो लाहौर में जो है हमारे पास रहेगा कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कराची में हमारे पास कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रहेगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जी हम आगे चलें तो कोयटा में हमारे पास कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में ठंड है भाई, कोयटा में दरमियाना मौसम है। कोयटा के लोग आहिस्ता आहिस्ता गर्मी को एक्सेप्ट करते हैं। हमें समझ नहीं आ रही हम गर्मी के साथ क्या करें, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जी हैदराबाद में कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। हैदराबाद के बाद हमारे पास सक्खर में कम से कम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जी मुल्तान की बारी, कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्तान के बाद हमारे पास है जी सियालकोट में कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में आपको बताते चलें फैसलाबाद का मौसम कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर तरफ अजीब सा एक कशमकश का मौसम है। दुनिया में लोगों को समझ नहीं आ रहा, गर्मियाँ आई, सर्दियाँ आई, लेकिन खैर अपना ख्याल रखिए और ख़ुद को गर्म रखिए क्योंकि अभी भी सर्दी हवा में खुनकी बरकरार है। लोग ये समझकर स्वेटर उतार देते हैं और फिर छींकना शुरू कर देते हैं, ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है। तो अपना ख्याल रखें, अभी पूरी गर्मी नहीं आई है, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एपिसोड्स में आएगी। मौसम का हाल आपने जाना, आपको लेकर चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को इजलास में ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6 हो गई। सिंध में 265 अफराद को घरों में आइसोलेशन में रखा गया। डॉक्टर जफर मिर्जा का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में सहूलियात का जायजा। इटली में कोरोना वायरस बेकाबू, एक दिन में 133 अफराद हलाक, मरने वालों की तादाद 366 हो गई। हुक्काम ने 1 करोड़ 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल इलाके का लॉकडाउन कर दिया। इलाका छोड़ने वालों की 3 माह कैद होगी। अमेरिका में वायरस से 22 और ईरान में 194 अफराद जान से गए।
कोरोना से चीन में मजीद 23 अफराद हलाक, हलाकतों की तादाद 3123 हो गई। चीनी हुकाम के मुताबिक 58,684 अफराद सेहतयाब हो गए। वायरस 102 ममालिक तक फैल गया। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर सऊदी अरब ने UAE समेत 9 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगा दी। कराची के इलाके गोलीमार में गिरने वाली इमारत का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में 27 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। गिरने वाली इमारत से मुल्हका इमारत मखदूश करार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत की बुनियादें कमजोर थी। लोग भागते हुए पिलर्स के नीचे आए। मुतासरीन का एहतजाज, बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके गोलीमार में इमारत कैसे गिरी, तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची ने कमेटी कायम कर दी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती इंक्वायरी कमेटी के सरबराह होंगे। रेस्क्यू हुकाम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 2 मंजिला इमारत की इजाजत देकर 6 फ्लोर बनाए जाते हैं। लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स को डंक, 188 रन्स का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वेन डंक ने शानदार 99 रन्स बनाए। सुहेल अख्तर 68 रन्स बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स हेल्स की 80 रन्स की इनिंग्स रायगा। वेन डंक के सामने कराची किंग्स के बॉलर्स ढेर। वेन ने धुआंधार 12 छक्के लगाए। एक इनिंग्स में ज्यादा छक्के लगाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेनेट कमेटी ने पंजाब और सिंध हुकूमतों को गंदम बहरान का जिम्मेदार ठहरा दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी ने रिपोर्ट में कहा, पंजाब हुकूमत ने कम ज़खायर के बावजूद पोल्ट्री सेक्टर को गंदम दी। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता साल गंदम का एक दाना नहीं खरीदा। वफाकी सतह पर बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 30% तक कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $30 फी बैरल हो गई। 2016 के बाद तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कीमतों में कमी ओपेक ममालिक में डील ना होना है। नालायक और नाअहल लोग हुकूमत करने के काबिल नहीं। ये लोग हुकूमत कर सकते हैं ना मईशत बेहतर कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और PTI सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी और गरीब दोस्त हुकूमत बनाएगी। बिलावल पहले सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, इन्हें वापस आना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इंतजार करें, हम जाने वाले नहीं। वफाक और पंजाब में इन हाउस तब्दीली नजर नहीं आ रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, MQM और नून लीग की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। नवाज शरीफ के वादा पूरा न करने पर पंजाब हुकूमत ने खत लिखा। नवाज शरीफ हुकूमती इजाजत के बाद बैरून मुल्क गए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाबी के बाद ही वापस पाकिस्तान आएंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ की वापसी के इक़दाम करना होंगे। स्पीकर अपोजिशन लीडर की गुमशुदगी का नोटिस लें। ख़वातीन के आलमी दिन पर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत शहर शहर रैलियां। ख़वातीन को विरासत में हिस्सा और हर लड़की को तालीम देने का मुतालबा। जहेज की नहीं तालीम की फिक्र करो के नारे। कोयटा में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां। CVU पर ख़वातीन की मोटरसाइकिल रैली। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तकरीम निस्वा रैलियां। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरका पर पथराव, मुतअद्दिद शुरका जख्मी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। भारत दुनिया के अमन को आग लगाना चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतें महफूज नहीं। दुनिया नोटिस ले। कुछ अनासिर अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने चाहिए। अफगान तालिबान ने अमन मुआहिदा तोड़ने से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं, मुआहिदे पर अमल दरामद तसल्ली बख्श तौर पर आगे बढ़ रहा है। मुआहिदा तोड़ने के दावे का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का रोज। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 11 पॉइंट्स के साथ पहले, पेशावर ज़ल्मी 9 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा, कराची किंग्स का चौथा नंबर, लाहौर कलंदर्स का 5वां, दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी नंबर।
शाही खानदान से अलहदगी के बाद बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के अलविदाई तकरीबात। लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल में ड्यूक और डचेस की आमद। शहजादा हैरी ने आखिरी बार बादशाही आर्मी का सुर्ख यूनिफॉर्म पहना। रंगों का त्यौहार होली। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज होली मना रही है। उमरकोट में हिंदू बरादरी का रिवायती डांडिया और रक्स। नौजवानों का ढोल की थाप पर खूब हल्ला गुल्ला। और अहदे वफा के ग्रैंड फिनाले के लिए टिकट्स की फरोख्त जारी। ISPR और मोमिना दुरेद की मुश्तरका पेशकश। 14 मार्च को सिनेमा और 15 मार्च को हम टीवी पर। हम टीवी के शो में अहदे वफा की कास्ट ने मजीद इंकशाफात कर दिए। ड्रामे से मुतल्लिक दिलचस्प बातें भी बताई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। कुछ बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने लोगों के चेहरों पर बेइंतहा मुस्कुराहटें बखेरी। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला एक और अहद जो है वो तमाम हुआ। स्टेज, टीवी और फिल्म के लेजेंडरी कॉमेडी किंग और थिएटर के बादशाह मारूफ अदाकार अमानुल्लाह साहब तवील अलालत के बाद 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अमानुल्लाह साहब के हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर इनके हवाले से बात करते हैं। शाबाश जोड़ी वाले, ये जोड़ी वाला जेड़ा है सारी गल जोड़ी वाले ते पा देनी है जी। कोई कसूर किसी का जोड़ी वाले ते पा देना। ये जोड़ी वाला जेड़ा है ये मेरे नाल वलायत तक गया है। इन पूछ लो, कसम चुका लो कि मेमा ने मैनू घेरा पा लिया रिपोर्ट लंदन ते। मेमा मेरे वाला नू छेड़न, मैं क्या कुड़ियों को शह ना लड़ा पैना। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला एक और अहद तमाम हुआ। बेटा तेरा भी रंग चिट्टा ते बच बचा हो गया, नहीं तो तेरा रंग हुंदा काला। तेरे वर्गे मेलियां च परौंठे लाउंदे नहीं। स्टेज, टीवी और फिल्म की लेजेंड कॉमेडी किंग और थिएटर के बादशाह मारूफ अदाकार अमानुल्लाह तवील अलालत के बाद 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। चौधरी साहब लगता सूट की ट्राई देना। इसलिए चौधरी कहते हैं यार मुझे मच्छर लड़ रहा है, मुझे कुछ चादर दे दो मैं ऊपर ले लूं। अद्धे घंटे बाद चादर लब के लिया। नौकर कहते नहीं अब रहने दो, मैंने जुराबें पहन ली। बच्चियों ने बाहर ले के गाड़ी मौला फोन के उठेगा पता नहीं क्यों 7वीं वाला उठे। अमानुल्लाह फेफड़ों, गुर्दों और दिल के आर्जा में मुब्तला थे। वो 1950 में लाहौर में पैदा हुए। अमानुल्लाह ने अपने फनी सफर के दौरान हजारों स्टेज ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। उन्होंने 860 स्टेज ड्रामों में अपने फन के जौहर दिखाए। पिंड डालियो, ओए मैं तुहाडे डकरे कर देगा और रख थे मलंगी। असी अमानुल्लाह को पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का बानी भी करार दिया जाता है, जिनके करोड़ों मद्दाह पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद हैं। अपना वली भाई को देखो, इनका सर देखो माशाल्लाह, ये तोड़ के पियो ठंडा होता है। वली भाई का सर देखो, बिजली के बड़े टावर नहीं होते, महकमे ने उन पे लगाए होते, ये यूं हाथ होता है 40,000 वोल्ट। अमानुल्लाह को 2018 में उनकी फनी खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके मारूफ स्टेज ड्रामों में शर्तिया मिठे, बेगम डिश एंड टीना शामिल हैं। बोर्ड भी जाके गए सी, हेलो बोर्ड डियर, हेलो पीपल हाउस, कैसे हो?
वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मुल्क की समाजी और सियासी शोबिस शख्सियात ने अमानुल्लाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, मरहूम अमानुल्लाह स्टेज, मज़ाहिया अदाकारी और ड्रामा इंडस्ट्री का कीमती असासा थे। अमानुल्लाह साहब को पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का बानी भी करार दिया जाता है। उन्होंने 860 स्टेज ड्रामों में अपने फ़न के जौहर दिखाए। उनके करोड़ों मद्दाह पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद हैं। अमानुल्लाह साहब को 2018 में उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। आज हम बात करेंगे उन्हीं के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथी, उनके दोस्त और कॉमेडी के शोबे में एक और बड़ा नाम इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, अमानुल्लाह साहब से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और क्या बात हुई उस मुलाकात में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद ख़ातिन व हज़रात, इंतहाई दुख और कर्ब से मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी कि अमानुल्लाह खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ दे लाइन है, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से ये एक मज़बूत और पायदार कानून है, इसलिए ऐसा होना ही है। अमानुल्लाह खान साहब से मेरी आखिरी मुलाकात 3 दिन पहले हुई थी, जब वो बैरिया टाउन हॉस्पिटल में थे। उनका बेटा अमानत उनकी तीमारदारी के लिए मौजूद था और अमानुल्लाह खान साहब बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, शायद वो पहचान भी नहीं रहे थे। तब डॉक्टरों से और अमानत भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 12 से 14 घंटे हो गए हैं, खामोश हैं। तो इंतहाई तकलीफ़ दे मरहला था, लेकिन मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। ठीक है इफ्तिखार ठाकुर साहब, ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या अमानुल्लाह साहब के हवाले से जो आपको बार बार याद आता हो, जो आपके जहन पर नक्श हो गया हो, कोई ऐसा वाक़या है? अमानुल्लाह खान साहब इस सदी के फ़नकार थे। मैंने बहुत सारे बड़े बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से ये सुना हुआ है कि हर सदी में एक फ़नकार पैदा होता है, और इस सदी में जो थिएटर की दुनिया के लिए फ़नकार पैदा हुए वो अमानुल्लाह खान साहब थे। अमानुल्लाह खान साहब से मेरी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही। हमारे उस्ताद थे, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। अमानुल्लाह खान साहब के वाक़यात मैं सुनाना शुरू करूँगा तो सालों लग जाएंगे, लेकिन उनकी एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद लोगों को पढ़ाना था। वो ख़ुद किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके थे। उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हमेशा कोशिश के साथ पढ़ाया। ये तो उनके बच्चे थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अक्सर व बेशतर वो अपने जो इलाके में उनके स्कूल थे, छोटे छोटे गलियों के अंदर, उनमें वो जाया करते और जाकर वो पूछा करते थे कि वो कौन से बच्चे हैं जो फ़ीस की वजह से स्कूल में नहीं आ सकते या फ़ीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाल दिए गए। वो उन बच्चों को ढूंढते थे, उनके लिए वो फ़ीसों का बंदोबस्त करते, उनके लिए बस्तों का बंदोबस्त करते, उनके लिए किताबों का, उनके लिए वर्दियों का, उनके लिए जूतों का बंदोबस्त करते, और उनकी ये कोशिश होती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। क्या बात है इफ्तिखार ठाकुर साहब, आपने तो वाकई अमानुल्लाह साहब के हवाले से जो बात बताई है शायद ही किसी को पता हो। ये तो आप उनके बहुत करीबी साथी इसलिए आप जानते हैं, वरना तो शायद ही कोई ये बात जानता उनके बारे में। अच्छा ये बताएं कि अमान साहब के जो आखिरी दिन थे, आखिरी अय्याम थे, कभी उन्होंने अपना कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई दुख आपसे शेयर किया है? मैंने उनके साथ एक हज किया हुआ है। मेरे लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि मैंने उनके साथ एक हज किया हुआ है। और बहुत सारे लोग हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन अमानुल्लाह खान साहब जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्लाह के अंदर अपना वक्त गुजारते थे और रब्बे काबा से हमेशा वो इस्तग़फ़ार किया करते थे। वो अपनी तकलीफ़ जो थी, उनको उस वक़्त सांस की तकलीफ़ थी। हमें नहीं पता था कि उनके अंदर भी कोई तकलीफ़ है, अंदर उनकी टूट फूट है, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। वो सांस की उन्हें प्रॉब्लम थी, बस वो शेयर करते थे, वो दिखाई भी देता था। वहाँ वो बहुत इस्तग़फ़ार किया करते थे। और आखिरी जो ये 6 महीने हैं, इसमें वो हॉस्पिटल्स में दाखिल रहे, और ज़ाहिर है हमें पता चल गया था कि उनके यहाँ अंदर जो है वो गुर्दों के अंदर, फेफड़ों के अंदर कोई मसला हो गया है, लेकिन वो
لڑتے رہے، وہ جنگ تسلسل کے ساتھ لڑتے ہوئے، وہ میرا خیال ہے ہارنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ جیتنا جانتے تھے، اور وہ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے آخر جیت گئے۔ افتخار ٹھاکر صاحب، امان اللہ صاحب کے جانے سے، ان کی وفات کے بعد کامیڈی کے میدان میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے تو نہیں لگتا کبھی پر ہو پائے گا۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ یتیم ہو گئی ہے کامیڈی امان اللہ صاحب کے جانے کے بعد۔ آپ کو لگتا ہے کیا کبھی یہ خلا پر کر پائے گا کوئی اور؟ نہیں، ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ میں نے چونکہ کہا ہے کہ صدی میں ایک ہی فنکار ایسا پیدا ہوتا ہے جیسا امان اللہ خان صاحب تھے، تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک نئی دریافت آتی ہے۔ اللہ رب کریم کے جو معجزے ہیں وہ ختم تو نہیں ہو سکتے، نہ ہی کم ہو سکتے ہیں، وہ تو ہوتے رہیں گے۔ اس ملک کے اندر اللہ رب کریم نے مزاح کے لیے ایک خاص باب رقم کر رکھا ہے۔ ہم اس ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں جہاں اردو پنجابی بولی جاتی ہے، ہم ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ لوگوں نے یہ کہا کہ مزاح جو ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے، بھرپور ٹائمنگ، وہ پاکستان کے فنکاروں کے پاس ہے۔ اور جب ان تذکرہ ہوتا تو وہ پھر امان اللہ خان صاحب کا ذکر کرتے کہ وہ ایسے اداکار اللہ کریم نے پاکستان کو دیے جنہوں نے نئی چیزیں دریافت کیں، انہوں نے بہت سارے مزاح کے نئے انداز دریافت کیے۔ اس وقت جتنے بھی فنکار کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے افتخار ٹھاکر صاحب کہ کیا ہم امان اللہ صاحب کے ساتھ انصاف کر پائے؟ کیا ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا؟ آف کورس کیا۔ جونیئر نے ان کی بڑی رسپیکٹ کی، ان کے بچوں نے ان کی بہت خدمت کی، حکومت پاکستان نے ان کو بہت نوازا۔ ہمیشہ جہاں بھی چلے جاتے تھے، میں نے بڑے سے بڑا افسر دیکھا، ان کے سامنے بالکل کھڑا رہتا تھا جب تک امان اللہ خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے، کوئی شخص سامنے والا نہیں بیٹھتا تھا۔ اللہ کریم نے ان کو بے پناہ عزت دے رکھی تھی، اور لوگوں نے، پبلک نے، ان کے مداحوں نے، فنکاروں نے، حکومت کے نمائندوں نے بہت عزت۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار ٹھاکر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اتنی اہم شخصیت کے بارے میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم بات نہ کرتے۔ یقیناً امان اللہ صاحب کے جانے سے کامیڈی کا شعبہ پاکستان میں یتیم ہو گیا ہے، میں اگر کہوں گی تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ امان اللہ صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اسی کے ساتھ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین۔ پی ایس ایل کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے یو فون پی ایس ایل 5 آل راؤنڈر۔ This segment is brought to you by Ufone Supercard Plus لگاؤ، چلاؤ unlimited Facebook۔ پی ایس ایل ایڈیشن 5 میں لاہور قلندرز کی شاندار پرفارمنس کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بین ڈنگ کی بڑی شاندار کارکردگی تھی، 12 چھکے لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرایا انہوں نے۔ اس سے پہلے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں ملتان سلطان اسلام آباد یونائیٹڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن ہے، سب ریسٹ کریں گے اور اسٹریٹجیز بنائیں گے کہ اب آئندہ آگے کس طرح سے کھیلنا ہے۔ ان سارے معاملات پر ہم بات کریں گے، اور لاہور کو کیا ہوا اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو کیا ہوا اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مام صاحب، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج تو لاہور قلندر والوں کی تو بڑی خوبصورت صبح ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ سے بات بھی ہم کرتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج پہلے۔ پی ایس ایل ایڈیشن 5 میں لاہور قلندرز کی شاندار پرفارمنس، کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جانے والے میچ میں لاہور قلندرز کی شاندار پرفارمنس نے لاہوریوں کے دل جیت لیے۔ لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ایلیکس ہیلز نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، والٹن کے ساتھ 93 رنز کی پارٹنرشپ قائم کر کے ٹیم کو 187 کے ٹوٹل تک پہنچا دیا۔
हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स के तजुर्बा कार खिलाड़ी फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज एक मरतबा फिर नाकाम हो गए। फ़खर जमान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और मोहम्मद हफीज 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैंने बोला बड़ी विकेटें लेते हैं। मैंडंग एक मरतबा फिर लाहौर टीम के लिए मर्दे मैदान साबित हुए और उन्होंने किसी भी बॉलर को खातिर में न लाए बगैर एक मरतबा फिर छक्कों की बारिश कर दी। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। डंक ने 12 छक्कों की मदद से 40 गेंदों पर 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और टीम को फतह से हमकनार किया। मैंडंग को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने और अपनी टीम को नाकाबिले यकीन फतह से हमकनार करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इससे पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बारिश से मुतासर इस मैच को 9 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया था। यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 9 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 91 रन बनाए। कॉलिन मेंड्रो 25 और ल्यूक रॉन की 18 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से ओपनर जेम्स ने 24 गेंदों पर 61 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर टीम को 9 विकेटों से फतह दिलवाई। जेम्स को शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस फतह के साथ ही मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बन गई। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का रोज। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 11 पॉइंट्स के साथ पहले, पेशावर ज़ल्मी 9 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा, कराची किंग्स का चौथा नंबर, लाहौर कलंदर्स का 5वां, दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स आखिरी नंबर पर मौजूद है। बड़ा अनप्रिडिक्टेबल जा रहा है PSL 5। हमारे साथ हसन रजा साहब हैं, जैसा आपको मैंने पहले बताया। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर तक ही बरकरार है या कुछ भी हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि T20 फॉर्मेट है। इसमें आपने देखा होगा कि T10 भी शुरू हो गया, अब स्किल्स तेज होती जा रही हैं और बारिश का जो मौसम था, वेदर वो वाला भी मौसम कभी आएगा कि बस टॉस ही हुआ और घर घर फर्दर जैसे इंप्रूवमेंट आ रही है, तेज क्रिकेट हो रही है, सुपर 6 भी होता है, ऐसे बाय द टाइम क्रिकेट चेंज भी हो सकती है। अच्छा। मगर आप देखें कि अगर 2020 के मैच हो रहे हैं तो जब बारिशें हुई है इस्लामाबाद और पिंडी में काफ़ी, तो हेड्स ऑफ टू क्रिकेटर उन्होंने मैच को ख़त्म नहीं होने दिया क्योंकि क्राउड जो है वो 15 से 16 हज़ार क्राउड एटलीस्ट आ रहा होता है और T20 फॉर्मेट देख रहा होता है। PSL 5 सीज़न जो है भरपूर शौक और ज़ौक़ से लोग देख रहे हैं, के लिए आ रहे हैं। स्पेशली बैंक टैंक की जो इनिंग है, बैंक टैंक ने जो क्लास की इनिंग खेली है वो अगेन एक तो 93 रन उन्होंने प्रीवियस मैच में किए थे और उसके बाद फिर एक लंबी इनिंग खेली और लाहौर के अंदर के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सारी टीम जो है सपोर्ट लाहौर कलंदर को कर रही थी। क्योंकि तो अचानक ऐसा लाहौर कलंदर ने क्या किया, कौन सी तब्दीली हुई, क्या कोई स्ट्रेटजी बदली कि अचानक हारते हारते बिल्कुल साहब तो फ्रेंचाइज के हैं, इनके आ नहीं रहे मगर उन्होंने कुछ स्टैट्स बताए हुए हैं लोगों को और आकिब जावेद जो है उनके कोच थे जो कि बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। उनका क्रिटिसाइज काफ़ी किया जा रहा था। 5 साल से टीम जो है ये मुसलसल खेल रही है, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है पूरे पाकिस्तान की PSL की, मगर गेम में कमबैक जो है वो बैंक डंक लेके आए हैं और मैच इन्होंने 1 साइड मैच जिताया और 1987 में ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए हैं। इन्होंने जो है 5 T20 खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने इंटरनेशनल और 99 इनका जो है रन से टोटल और कल जो है 99 की इनिंग इन्होंने खेल दी है 40 बॉल्स पे, 12 छक्के लगाए, टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। तो इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के और इतना कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में। देखें आप कि यहाँ पर 99 रन टोटल उन्होंने वहाँ बनाए अपने कैरियर के इंटरनेशनल में और यहाँ पर उन्होंने 99 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है कल। तो इनकी बर्थडे तो बड़ी फिर मुबारक साबित हुई। इनकी बर्थडे भी 1987 में और 11 मार्च को इनकी बर्थडे भी। आई होप के जैसे शाहिद अफरीदी ने प्रीवियस बर्थडे मनाई थी, ये भी अपनी बर्थडे जो है अपनी कुलीग्स के साथ मनाएंगे। और टॉप ऑर्डर में जो बैट्समैन है अभी फखर जमान, वो अभी क्लैप्स हुए हैं थोड़े से। उनको क्या है, मतलब वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, वो भी 0 पे आउट हो गए? मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर हैं, बड़े प्रॉमिसिंग बॉलर हैं, मगर उनको 2 फुट क्रीज से आगे निकल के खेल रहे थे वो। और आमिर जो है बड़ी टेक्निक से बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को फौरन रीड करते हैं क्योंकि लेजेंडरी मास्टर बॉलर वसीम अकरम जो है उनके कोच हैं कराची किंग्स के और डीन जोन्स भी हैं, तो उनको टैक्टिक्स बताते हैं काफ़ी। फ़खर जमान जो है बैट को हैंग करके खेल रहे होते हैं और बॉडी पे लेके नहीं खेलते, जिसकी वजह से गैप बिटवीन बैट और पैड के दरमियान गैप आया और बोल्ड हुए क्लीन वो। अच्छा। तो लाहौर के अंदर में हफीज़ या फ़खर जमान
2-3 प्लेयर टॉप के ऐसे हैं जो मैच को लेके चल सकते हैं, मगर आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं फखर जमान। तो उनको फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें? बैटिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए। एक देखें, एक मैच में वो ड्रॉप भी हुए थे, फिर उनकी जगह सलमान बट को खिलाया गया था। मगर एक चीज़ अच्छी लाहौर में, सलमान बट आपके ख्याल में? सलमान बट T20 के फॉर्मेट के प्लेयर इतने ज़्यादा नहीं है और पास में भी नहीं खेले, टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेले में वो, जिसकी वजह से एक मैच उनको खिलाया था और वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। मगर एक चीज़ देखने में आई लाहौर के अंदर में कि सुहेल अख्तर जो कैप्टन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और वो खुद ओपनिंग बैट्समैन निकल के सामने आए। उन्होंने PSL में 2 50s की हुई हैं अपनी, डाउन ऑर्डर में वो 6 भी लगाते हैं, 4s भी लगाते हैं। मगर हम जैसे थ्रू आउट बात कर रहे हैं PSL सीजन 5 की, शादाब जैसे प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं, वो पाकिस्तान टीम में नंबर 6-7 पे खेलते थे, मगर यहाँ पर वो नंबर 3-4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं। उन्होंने एक 70 रन्स की इनिंग भी खेली लास्ट पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। शान मसूद जैसे हैं फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। इसी तरह से सरफराज जो है कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान है, उनको भी फ्रंट पे लीड करना चाहिए और जब भी ऊपर आ जाएं, ऊपर नंबर पे आना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि T20 जो एक शॉर्ट फॉर्मेट गेम होता है, इसमें आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है गेम की। सरफराज आपको एनर्जाइज लग रहे हैं वैसे? बिल्कुल लग रहे हैं पाकिस्तान टीम से, मगर बॉडी तो लैंग्वेज थोड़ी सी गिरी हुई है जब मैच हारे हुए होते हैं। ऑब्वियसली कैप्टनसी आर्ट होता है, उसमें आपको बॉलर्स को देखना पड़ता है, बैटिंग को। सुहेल खान जो है इनके बॉलर हैं, मगर लास्ट 32 रन हाईएस्ट उन्होंने किए हैं 8वीं विकेट की शराकत में। तो इट मीन्स के टॉप जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आगे के मैचेस में। और अभी टाइम जो है बहुत कम रह गया है, क्योंकि मैच बड़े टफ चल रहे हैं बैक टू बैक और स्किल्स देखने आ रही है। एक दिन का आराम मिला है उनको, अब आगे फिर मैचेस हैं। जी, आज रेस्ट मिला है प्लेयरों को सारी, तो कोशिश करेंगे प्लेयर्स के रेस्ट करें प्रॉपर और अगले मैचेस जो होंगे। वेन्यू चेंज हो गया, पिंडी में 8 मैचेस थे, वो अब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं जी। अब मुल्तान में भी मैचेस जो है खत्म हो चुके हैं। अब 2 वेन्यू पे मैचेस चलेंगे, कराची और लाहौर में चलेंगे। तो वहाँ पर लोगों में जो क्राउड है वो और मजीद नजर आएगा, क्योंकि बैटिंग पिचेस है वहाँ पर ज़्यादातर देखी जा रही हैं। यहाँ पर थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे बीच में। अच्छा, हफीज भी नहीं कोई खास परफॉर्मेंस दे रहे? हफीज ने 98 शुरू में किया था, उसके बाद हफीज ने 24 बॉल पे 16 रन किए। हाँ। और उनकी बैटिंग में भी थोड़ा सा एक एवरेज है, मगर एक सीनियर प्लेयर है हफीज की, 38 ईयर्स ओल्ड, 38 साल एज हो गई है। शुएब मलिक की हो गई है, कामन अकमल की हो गई है। सीनियरिटी का एज दे दें? एज सीनियरिटी का उनको दे सकते हैं, मगर इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। ये प्लेयर ऐसे हैं कि जब भी बैटिंग में सेट होते हैं तो लंबी नहीं खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुएब मलिक पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने बड़ी क्लास की नहीं खेली थी, 54 रन की। अच्छा, तो जब भी प्लेयर बड़ा खेलता है तो वो पूरा एक सेटअप लेके चलता है और लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश करता है अपनी टीम के लिए। अच्छा, अब जो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अब मुल्तान सुल्तान तो हमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे नजर आ रहा है जी, और वो तो बड़ा बरकरार है वहां पर, और लेकिन जो लाहौर कलंदर है वो भी ऊपर आया है, और क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो बिल्कुल कहां से शुरू हुए और कहां तक चले। बड़ा अच्छा लिया था उन्होंने, मगर जेसन रॉय अच्छा खेले थे, शेन वॉटसन खेले, अहमद शहजाद एक मेन प्लेयर उनके हैं क्वेटा ग्लेडिएटर के, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लंबी इनिंग, अगर टॉप ऑर्डर में 4 बैट्समैन होते हैं जो लंबी इनिंग्स खेलें तो टीम की डेप्थ में काफ़ी इजाफा होता है और जो आने वाले बैट्समैन हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। शेन वॉटसन ने एक इनिंग खेली अब तक, एक 50 की हुई है, वो भी LBW आउट हुए शाहीन शाह की बॉल पे। तो 1-2 प्लेयर जैसे रियली रोसो हैं मुल्तान सुल्तान के, वो टॉप ऑर्डर में रन्स कर रहे होते हैं। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स हैं जिन्होंने 60 वनडे T20 अपने कैरियर के खेले हैं इंग्लैंड में, और वो जो है IPL का भी हिस्सा रह चुके हैं, मगर यहाँ पर PSL पाकिस्तान में सुपर लीग में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं। कल भी बड़ी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली 70 रन की। तो फॉरेनर प्लेयर जो हैं वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बॉल को बॉडी पे लेके खेलते हैं और पिच की चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते हैं, तो दे लव टू प्ले फ्रॉम PSL हियर इन पाकिस्तान। तो अब आगे जितने मैचेस रह गए हैं और जो पॉइंट्स टेबल की आज सूरत हाल है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स इज एट द एंड बिल्कुल ही लोएस्ट उस पे हैं, क्या ये उठा सकते हैं अपनी गेम आने वाले मैचेस में? क्या सूरत हाल? अगर ये 2 मैचेस अपने आगे वापस जीते हैं तो दोबारा ये इनके रहते कितने मैचेस वैसे? इनके 3 मैचेस रहते हैं और 3 मेरे ख्याल में 4 मैचेस रहते हैं। एक टीम 10 मैचेस खेल रही है, जैसे पेशावर ज़ल्मी अभी इस्लामाबाद से खेली है और उनको जो DL मेथड पे 7 रन से जीत दी गई है। तो ऐसा शायद अगर बारिश होती है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है DL मेथड जब आता है, मगर आगे देखना है कि ये मैचेस जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामाबाद की टीम जो है वो भी जेल हो गई है, वो भी बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है उनका, इनग्राम बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेला, बड़ा अच्छे बैटिंग की है। अनलकी जो बारिश हुई है जिसकी वजह से फिर वो हो गया, मगर मुल्तान सुल्तान टॉप पे जा रही है अपने टेबल्स में। शान मसूद लीडिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। ज़िशान अशरफ अपकमिंग बैट्समैन है, वो टॉप ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं। मोइन अली है बैट्समैन उनके पास, तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है टीमों का। मगर अभी ओपन टेबल जो है बिल्कुल ओपन हैं और जैसे जैसे टीमें जीतती रहेंगी वो ऊपर आती रहेंगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। अब अच्छा, अब एक टीम को तो हम ऊपर लाने की बात कर रहे हैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स की, दूसरी टीम है लाहौर कलंदर, वो ऊपर तो आए हैं, 2 मैचेस जीत के वो बेचारे ऊपर आए हैं। कुछ उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू किए हैं, पानी में डूब रहे थे, निकलने की कोशिश की है, सर निकालने की कोशिश, उनको कमबैक करवाया वापस। बिल्कुल, लेकिन ये जो कमबैक है आने वाले मैचेस में आपको लगता है सस्टेन्ड रहेगा?
جی ان کے لیے امپورٹنٹ میچز ہیں, 10 میچز کھیل رہی ہے ایک ٹیم, اگر 2 میچز اور جیتیں گے تو پھر یہ پوائنٹ ٹیبلز پہ اوپر آ سکتے ہیں. لاہور کلندر ان کی کمبینیشن اچھا ہوگا. اور جیسے اب اسلام آباد ہے, اسلام آباد کی ٹیم بھی اچھی ہے, وہ بھی واپس مصباح الحق ان کے ہیڈ کوچ بھی ہیں, اور ظاہر بات ہے کچھ ٹیکنکس بتا رہے ہوں گے کیونکہ ڈسپوائنٹ ہوئے تھے لاسٹ میچ میں جو جیت دی گئی ہے پوائنٹ ٹیبل پہ 7 رنز کی پشاور زلمی کو. تو یہ 2 ٹیمیں ٹاپ کی لگ رہی ہیں, اور کراچی کنگز جو ہے کل میچ بڑا انپریڈکٹیبل میچ ہارا ہے, بالکل, تو ان کو بھی وہ بھی شوق میں ہو گئے ہیں. ابھی وہ بھی اپنا جو ہوم ورک ہے اگلے میچز کے لیے, ان کو کیا ہوم ورک کرنا ہے. والٹن کے پلیئر انہوں نے بھی 45 رنز کیے تھے, اور مگر بولنگ لائن تھوڑی سی ان کی دیکھنے میں نہیں آئی اتنی. مگر لیفٹ آرم اسپنر ہمیشہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب لیفٹ ہینڈ بیٹسمین بالنگ کر رہا ہوتا ہے تو لیفٹ آرم اسپنر لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ایزی ہو جاتا ہے لیگ اسٹمپ پہ شاٹس کھیلنا سارا. عمر جو ہے وہ پی ایس ایل کے اپ کمنگ پلیئر ہیں, لیفٹ آرم اسپنر, ان کا میرے خیال میں 4تھا یا 5واں میچ تھا پی ایس ایل کا. انہوں نے بھی بڑا ایک پہلا بال بینک نے سنگل لیا, اور اس کے بعد پھر ان کو جو اسٹرائک روٹیٹ کیا ہے, ان کا کانفیڈنس لیول بالکل شیکی ہو گیا ہے. بالکل, تو یہی بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے, جب بھی بیٹسمین کوئی بڑا اسٹروکس کھیل رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ جو اپ کمنگ پلیئرز ہیں وہ پریشر میں آتے ہیں, اور ٹیم کا مرال جو ہے بہت ہائی چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بینکٹن نے پورا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور کراچی کی جو ٹیم تھی بالنگ بھی اچھی تھی ان کی, جارڈن نے بڑی اچھی بالنگ کری, مگر جب تک عامر اپنے واپس کم بیک میں اسپیل میں آتے اس وقت تک ٹائم نکل چکا تھا. 13 رنز کا ایوریج تھا جو کہ بھرپور طریقے سے وہ چیس کیا گیا, اور میچ کو وہ اوے کر کے لے گئے کراچی کنگز سے. تو اب پشاور زلمی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے میچز میں, کتنا آپ کو پوٹینشیل لگ رہا ہے ان کی ٹیم میں, جو میچز انہوں نے کھیلے اس کے ریکارڈ پر اگر ہم بیس کریں اپنے اس کو ڈسکشن کو, کہ وہ کتنا چانسز ہیں ان کے پوائنٹس ٹیبل پہ اور اوپر جانے کے؟ اوبیسلی ان کے پوائنٹس ٹیبل پہ بڑا اچھے چانسز ہیں. شعیب ملک ابھی فارم میں آئے ہیں, کامران اکمل جو ہے پچھلی اننگ میں وہ اچھا کھیل رہے تھے, اور برین سمی جو ہے اسپیشلی وہ بیٹنگ کوچ ہو چکے ہیں اب, کیونکہ وہ میچ نہیں کھیل رہے ہیں. وہاب ریاض ان کی جگہ تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ کیپٹنسی کریں گے. ہاں, تو آپ کو وہاب کیسے لگے؟ وہاب بھی اچھے ہیں, بالنگ اچھی انہوں نے کی تھی, ایک میچ میں 4 آؤٹ بھی کیے, اور پیس سے بیٹ کر رہے ہیں وہ بھی. مگر میں نے بتایا کہ لیڈ فرام دا فرنٹ آپ کو کرنا پڑے گا T20 میں, اور ایک جیل ہو کے کمبینیشن ٹیم کا بنانا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ میچ واپس آپ جیت سکتے ہیں اور ٹورنامنٹ میں واپس آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اب آگے آنے والے جو میچز ہیں جی آگے امپورٹنٹ میچ ہیں اور اچھے ٹاکرے ہوں گے. آج گیپ ہو گیا ہے, اور پریویس میچز میں جو بھی ٹیمیں ساری ہیں اپنے اسٹیٹس نکال رہی ہوں گی, پریویس میچ دیکھ رہی ہوں گی, اور ڈی ایل میتھڈ جو ہے وہ اس کو بھی کیلکولیشن کرتی رہتی ہیں, کیونکہ ایک میچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 15 اوور کا ایک میچ ہوا, اس کے بعد پھر 12 اوور کا ایک میچ ہوا, پھر 9 اوور کا ہو گیا, اور یہ اسٹیٹس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں T20 فارمیٹ میں. تو اس کے لیے سارے کوچز جو ٹیم ہیں ان کی ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں اسٹیٹس نکال رہے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے کس طرح جیتے گی. یعنی کہ اب گراؤنڈ سے سچویشن آ گئی, یہ ٹیبلز پہ پوائنٹس ایڈ سبٹریکٹ سب کچھ کرنا ہے, اور ٹیموں نے یہ ساری چیزیں کر کے جو ہے اپنے آپ کو اور اوپر لے کے جانا ہے پوائنٹس ٹیبل میں, اور پھر تاکہ فائنلز تک پہنچ سکے ساری ٹیم. اور لاہور کے کراؤڈ نے بہت انجوائے کیا وہاں پر, اور کل ڈھول بھی بج رہا تھا, کل تو بجنا ہی تھا ڈھول. ٹریڈیشن لاہور کا ہے, اس میں کافی لوگوں نے انجوائے کیا. تو پی ایس ایل سیزن 5 میں جو ورلڈ کے پلیئر ہیں, جو ریونیو جتنا بھی ہمارا پاکستان میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے کراؤڈ انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور یہ مہینہ پورا اس میں مارچ میں سیلیبریشن تھی, پورا فیبروری مارچ تو ہمارے لیے پورا ہی ایک سیلیبریشن تھی, اور اللہ کرے کہ یہ آگے بھی برقرار رہے آنے والے سالوں میں. بہت شکریہ حسن, آپ نے وقت نکالا. ناظرین میچز دیکھیں, گراؤنڈز میں جا کے دیکھیں, ٹکٹس خرید کر جا کر دیکھیں, اور انجوائے کریں. پی ایس ایل از بیک ہوم. بریک لینی ہے ہمیں یہاں پر ایک. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بات کرتے ہیں کچھ سکولز کی اور بچوں کی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے وفاقی شہر کے سکولوں میں بچوں پر تشدد فوری روکنے کا حکم دیا ہے. کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ جسمانی تشدد سے اگر بچے کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ جرم ہے. اسکولوں میں بچوں پر تشدد روکنے کے لیے گلوکار اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے شہزاد روئے نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی. سماعت کے دوران شہزاد روئے کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان کے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 89 میں بچوں پر تشدد کی گنجائش بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. گزشتہ سال بھی لاہور میں تشدد سے طالب علم کی موت واقع ہوئی تھی. اس معاملے پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زندگی ٹرسٹ کے سربراہ اور گلوکار شہزاد روئے صاحب. السلام علیکم شہزاد صاحب, وقت نکالنے کا بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پیٹیشن ہے کیا, اور تھوڑا سا اگر آپ اس پیٹیشن کو ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیں پلیز. زندگی ٹرسٹ نے 2 گورنمنٹ اسکول ٹرن اراؤنڈ کیا, ایک ٹیچرز ٹریننگ کالج, ایک خاتون پاکستان ہے, اور دوسرا فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول, دونوں کراچی میں, اور یہاں پر اراؤنڈ 3,500 بچیاں پڑھتی ہیں. ایک ٹیچرز ٹریننگ کالج بھی ہم نے گورنمنٹ کا ٹرن اراؤنڈ کیا, جس کے اندر یونیورسٹی آف ہیلسنکی فن لینڈ جو دنیا کا ٹاپ پروگرام ہے اس کو ہم لے کر آئے.
तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक करना और जो हम यहाँ पर करें वो सारे पाकिस्तान में ले जाना। जिस तरह हमने सेक्शुअल अब्यूज़ का करिकुलम के बच्चों को कैसे बचाया जा सके, टीचर्स की वैल्यूएशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमने की है। कॉर्पोरल पनिशमेंट हमने 2013 में एक कानून पास कराया था और वो फिर सेनेट से लैप्स कर हो गया। उसके बाद फिर हम लगे रहे कि क्लासरूम में मैनेज कैसे किया जाएगा बच्चों को, कैसे उनको मारे बग़ैर, वो टीचर समझते जब तक मारे ना वो ठीक नहीं हो सकता, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। तो एक पूरा प्रोग्राम हम लेकर आए, बट हमारे एक माइंडसेट है, तो फिर हम अपनी तरफ से पुश करते रहे। फिर सिंध के अंदर लॉ मेकिंग हो गई जहाँ पर कॉर्पोरेट पनिशमेंट को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, KPK में हो गई। बट हमारे मुल्क में एक कानून मौजूद है सेक्शन 89, जिसको कंफ्यूज किया जाता है और ये वेग है कि टीचर को मारने की इजाज़त है गुड फेथ के अंदर। और अक्सर आप देखते हैं लोगों को, बच्चों को मारते हैं और मारने के बाद फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो सलाखों के पीछे होते हैं, फिर आप फॉलो तो करते नहीं क्योंकि वो छूट जाते हैं फिर। तो इसीलिए हमने सोचा कि कोई वेग चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, तो ये सेक्शन 89 को रिपील करने के लिए हमने पिटिशन की। इस्लामाबाद के अंदर ये है और फिर पहली हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने इसको सस्पेंड किया। लेकिन ज़बरदस्त बात ये हुई कि दूसरी हियरिंग के अंदर श्री मज़ारी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है वो ख़ुद वहाँ पर इन पर्सन आई और उन्होंने बताया कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का एक बिल है कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन करने का, जिसको बहुत अरसे से वो रुका हुआ है, हालांकि कैबिनेट से अप्रूव हुआ हुआ है वो। तो चीफ जस्टिस ने ये भी ऑर्डर्स दिए कि इस बिल को फ़ौरन प्रेजेंट किया जाए और कोई भी मिनिस्ट्री अगर इसको रोक रही है तो वो नहीं रोक सकती, बिकॉज कैबिनेट से अप्रूव हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि अब एक बिल भी है, वो भी नेशनल असेंबली में जा रहा है, और जो सेक्शन 89 जिसके ज़रिए मारने की एक कानून हम लगता है मौजूद है, वो भी ठीक है। शहजाद, ये बताएं कि आपने ये पिटीशन क्या सोचकर दायर की थी, क्योंकि बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, हर शख्स को ख्याल नहीं आता, लेकिन आपको क्या सोचकर ये पिटीशन दायर करने का ख्याल आया? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि औरतें और बच्चे हमेशा सप्रेस होते हैं माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सारी दुनिया की बात है। और बच्चों को सेक्शुअल अब्यूज़ से बचाना, वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ से बचाना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर दुनिया में इनफ रिसर्च अवेलेबल है कि अगर बच्चे को जब आप मारते हैं, फ़िज़िकल वायलेंस होता है, थप्पड़ मारते हैं, उसके जहन दिमाग का वही हिस्सा अफेक्ट होता है जबकि उसको सेक्शुअल अब्यूज़ किया जाता है किसी हद तक। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस डिबेट को हम बाहर लाएँ, इसीलिए हम इस पिटिशन में गए। और मैं हमेशा देखता हूँ कि एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर। हमने एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का इंटरव्यू किया अपने शो में, इज़ अ वेरी फाइन गाय, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है, बच्चों की पिटाई होनी चाहिए? उन्होंने कहा जी अगर मेरी पिटाई ना होती तो मैं तो कभी CFO बनता ही नहीं। तो मैंने कहा फिर आपकी तो पिटाई होते रहनी चाहिए ताकि आप फिर COO बन जाएं, फिर CEO बन जाएं। तो ये एक माइंडसेट है। ये लॉ जब आएगा तो साथ साथ एक डिबेट भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम मीडिया पे बात करते हैं कि सिर्फ लॉ मेकिंग से बच्चों की पिटाई नहीं रुक जाएगी। माँ बाप मैंने देखा है जानवरों की तरह मारते हैं, और कहीं पर कोई महफिल हो रही हो तो अगर मैं बात कर दूं कि आप बच्चों को नहीं मारना चाहिए, कहते हैं जी आप शहजाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों को मारना बहुत बुरी बात है, और वो खुद मारते होते हैं। तो ये महफिल में बैठ के सब डिसोन करते हैं, बट असल में करते हैं। तो ये एक माइंडसेट है जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, और आई होप हम बता सकेंगे उनको कि कितना ख़तरनाक है बच्चों। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि आपकी जो ये पिटीशन है सिर्फ फेडरल यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत में बच्चों पर मार के रोकथाम के लिए है या पूरे मुल्क के बच्चों के लिए है? ये देखिए, जब हमने 2013 के अंदर पिटिशन के हम तो अतिया इनायतुल्लाह ने बिल पेश किया था मेरे उस शो के बाद, जिसके अंदर हमने सारी केस स्टडी की थी, और फिर एक बिल आया था, नेशनल असेंबली ने मुझे इनवाइट किया था, फिर वो सेनेट में लैप्स कर गया। तो ये पिटिशन जो थी ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, लेकिन उस के बाद जब डिवॉल्व हुआ 2013 के बाद, तो सिंध ने, बिकॉज हम इतना काम कर चुके थे कि सिंध ने पूरा एक लॉ बना दिया कॉर्पोरल पनिशमेंट पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है सिंध की। वो एक लॉ ले आए, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, KPK ने उसको कर दिया हुआ है वहाँ पर। पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के थ्रू उनको रोका हुआ है। बट एक सेक्शन 89 फेडरल में अवेलेबल है जो कहता है कि बच्चों को गुड फेथ में मारा जा सकता है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये इस कानून की, तो वो पाकिस्तान में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है फिर। तो ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, और फेडरल में, पंजाब में और बलूचिस्तान में लॉ मेकिंग बाकी है, सिर्फ सिंध और KPK में इस वक्त है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये भी फेडरल हिट करेगा और कॉन्ट्रडिक्शन खत्म होगी, और फिर पंजाब और बलूचिस्तान। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करूंगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों पर थोड़ी बहुत सख्ती जो है उन्हीं के अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत सख्ती उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है? ये जो आपने सवाल किया है कि बच्चों की मुस्तकबिल के लिए पिटाई ज़रूरी है, ये मैंने आपको एक हार्वर्ड की रिसर्च कोट कर दी है, जो कि ये कहती है कि जब आप थप्पड़ मारते हैं बच्चे को तो उसके जहन का वही हिस्सा इफेक्ट होता है जो सेक्सुअल अब्यूज़ से किसी हद तक होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, अब आपको अदालत से किस किस्म के फैसले की उम्मीद है? मैं तो
चीफ जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। पहली हियरिंग में उन्होंने सस्पेंड किया उस कानून को कि वो रिडंडेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर। दूसरी हियरिंग में ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उन्होंने रोका हुआ था बिल। वो उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, फिर आप कैसे रोक सकते हैं, तो वो सीधा पार्लियामेंट में भेजने के लिए कह दिया उन्होंने ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर को। तो 2 हियरिंग में मेजर सक्सेस है, बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट ओपन शट केस है ये। ठीक है, अच्छा आपको लगता है क्या कि आपने सही फोरम का इंतखाब किया है इस सारे मामले के लिए? जी, क्योंकि देखें ना, हम 2013 में सबसे ज़्यादा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स को कवर ही मैंने किया, उस वक्त लॉ मेकिंग की। तो हम तो ये आज 2020 है, तो हम तो ये 2011 से कर रहे हैं। आज हम कोर्ट गए बिकॉज बहुत जगहों पर ये कानून हम बना चुके हैं, बहुत पुश कर चुके हैं, बहुत रिसर्च अवेलेबल है, तो ये आखिरी रिजॉर्ट था कोर्ट जो था। लेकिन कोर्ट से मैं बहुत ज़बरदस्त वो मिला, बिकॉज हुकूमत भी ये चाहती है कि चेंज हो, बट वो जो एक हर्डल्स होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसको आप कहते हैं, उसको दूर करने के लिए हम इसमें आए, और कुछ लोग वाकई इसको रोकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपने क्योंकि बहुत सी रिसर्चेस की हैं, ये भी बताइए कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए बच्चों के हमें क्या करना चाहिए? देखें, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें चाहिए कि हमने ज़िंदगी ट्रस्ट ने 2 मॉडल स्कूल्स दे दिए हैं, खातून पाकिस्तान और फातिमा जना। नेशनल चेस चैम्पियन 2014 की हमारे स्कूल की बच्ची थी, PCB अंडर 16 सिंध की टीम के अंदर वो बच्ची है। आर्ट के अंदर आप देख रहे हैं इमरान कुरैशी जैसे आर्टिस्ट आके खातून पाकिस्तान में म्यूरल बनाते हैं। तो आई थिंक हमने ये 2 मॉडल्स क्रिएट करके पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट किया है, तो स्कूल का मॉडल अब ये रेप्लिकेट करना है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो, और ये बहुत हेल्प कर रहे हैं, इस मॉडल को लेके आगे जा रहे हैं। देखिए, स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें बच्चों को देते हैं। अच्छा शहजाद, ये बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है तालीम को बेहतर बनाने और बच्चों की एनरोलमेंट स्कूल्स में बढ़ाने के लिए दुरुस्त इक़दाम कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हुकूमत बहुत सीरियस है एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों की कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से बात हो रही थी। नाजरीन, यहाँ पर हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक से जब वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, फ़नून लतीफ़ा में फ़न मौसीकी का मर्तबा जो है वो बुलंद तरीन समझा जाता है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी कहते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म में कामयाबी का अगर इन्हिसार है तो वो भी मौसीकी पर ही मबनी होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक जो है, क्लासिकल मौसीकी जिसको हम कहते हैं, वो नापैद होता जा रहा है। लोग क्लासिकल कम सीखते हैं, वो पॉप की तरफ चले जाते हैं, वो गिटार बजाना और इन सारी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन क्लासिकल मौसीकी की तरफ कम जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त चंद ही घराने बाकी रह गए हैं जो क्लासिकल मौसीकी को बाकायदा सीरियसली लेते हैं, अपना काम भी उसी में जारी रखे हुए हैं। उनकी नौजवान नस्ल की क्लासिकल मौसीकी से दूरी की वजह क्या है, और लगाव जो इन ख़ानदानों का, चंद एक जो ख़ानदान पाकिस्तान में रह गए उनका लगाव क्लासिकल मौसीकी से, उसकी वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं करम अब्बास साहब, और इनका मैं पूरा नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी। करम अब्बास खान गवालिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। करम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोक स्टूडियो में भी आपने इनके बड़े गाने सुने होंगे। ये बताइए कि ये क्या वजह है कि लोग जो हैं पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी को तो मतलब मेराज कहते हैं, सिंगिंग की ना, मौसीकी की मेराज कहते हैं, और कहते हैं कि जिसने क्लासिकल सीख लिया फिर वो कुछ भी गा सकता है। ऐसा ही है। तो अब हमारे यहाँ जो नौजवान है वो क्लासिकल सीखने के बजाय आसान चीज़ों में चला जाता है। क्या ये वजह है कि मुश्किल ज़्यादा है क्लासिकल सीखना, या ये है कि क्लासिकल सिखाने वाले अब कम मिलते हैं? असल में क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जिसमें 5 से 10 साल की रियाजत होती है। इसको समझा पुराने मौसीकारों ने, जिसमें खुर्शीद अनवर साहब थे, मास्टर ग़ुलाम हैदर, रशीद अतरे, सुहेल राना। तो इन्होंने क्लासिकल सीखा, फिर इसमें गाने कंपोज़ किए। आज भी 40 साल में वो ज़िंदा हैं। क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग से नई नस्ल भागती है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट की तलाश में, वीडियो चला, एक वीडियो, आपके 2 वीडियो चल जाएंगे, आप सिंगर हो गई, आपने सीखा ही नहीं। क्योंकि हम खुद भी करते हैं, ड्रामों के लिए भी काम कर रहे हैं, शोज़ भी करते हैं, टीवी पर वीडियोज़ भी मेरे चलते हैं, दूसरे लोगों के भी चलते हैं, पर लोग अब शॉर्टकट के चक्कर में अच्छा सिंगर या लेजेंड्स बनने के लिए नहीं आते। वो सोचते हैं कि बस 2 पैसे जमा करें, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी बनाएं और भाग जाएं। कि एक देखें ना कि कोक स्टूडियो में भी मैं जिक्र करूंगा कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर वो एज ए सिंगर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई सिंगर को मौका क्यों दें, हम क्यों ना गा लें, हम क्यों ना सब चीज़ें, ये प्रोटोकॉल हम क्यों ना लें।
صحیح ہے. تو آپ نے, کیونکہ جب ہم پروگرام شروع کرے تھے اس سے پہلے آپ نے کہا گوالیہ گھرانہ. جی جی. تو یہ جو گوالیہ گھرانے ہیں پاکستان کے, کتنے باقی بچے ہیں اور خصوصیات ان کی کیا تھیں, کہاں سے ان کے سلسلے چلے آ رہے تھے, کہاں تک اب یہ آ گئے ہیں, اور کیا ان گھرانوں نے کوئی اس طرح کی خدمات دینے کی کوشش کی کہ بھئی جو نوجوان نسل ہے ان کو, کیونکہ بہت سو کا تو مسئلہ یہ بھی ہے, میں نے بھی بہت سے نوجوان ینگ سنگر سے بات کی, انہوں نے کہا سکھانے والے نہیں ملتے. غلط کہتے ہیں. اصل میں غلط استادوں کے پاس جاتے ہیں, ایک پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کلاسیکل میوزک کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. زورن گائے بجائے رجائے لے ہوں سب بید اپنے گرو سو, سانچ زورن گائے سانچ زورن سب تو سورن 3 گرام سب تو سورن 3 گرام نی کے گر سنا یہ نی دھا پا ما گرے سا سرے گرے سا سرے گا ما دھا ما گرے سا گائے زورن گا زورن گا زورن گا. اب اس میں گانا پرانے, جس دن سے پیا دل لے گئے دکھ دے گئے اس دن سے گھڑی پل ہے چین نہیں. پھر آپ کلاسیکل میں آ جائیں. تدیم تم تنا نا 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 تدیم تم تنا نا 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 دور دیم تنا نا دھیرے نا تدیم تدیم تدھیر دے تانی تدیم تم تنا نا 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 نا. اب یہ دیکھیں کہ موسیقاروں نے اس کا استعمال کیا. آپ نئے گانے اٹھا لیں, کوئی بھی راگ میں نہیں ہے. کیوں کہ ان کو سیکھنا پڑے گا. نئے گانے سر میں بھی ہیں کیا؟ نہیں, بہت سارے گانے, سب کی بات نہیں کر رہی میں, کوئی ناراض نہ ہو جائے. ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ جو آپ کو بھی سنگر بنا دیں, کیونکہ نئے گانے راگوں میں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو سیکھنا پڑے گا. وہ آ کے پھر استاد کے جوتے سیدھے کریں. استاد بھی گھرانوں کے جو لوگ ہیں وہ استاد ہیں, ہر کوئی استاد نہیں ہو سکتا. کہ آپ کو ڈھولک والا ہے تو وہ بھی استاد ہے. تو پاکستان میں ظاہر ہے آپ کا اس گھرانے سے تعلق ہے, آپ کو ہسٹری بھی پتا ہوگی موسیقاروں کی, پھر جو وہ گھرانے تھے خاص, ان کو خاص لوگ بڑی عزت سے بلاتے تھے, اپنی شادیوں پر بھی آ کر وہ گواتے تھے ان سے, اور بڑا ایک خاص ان کا دبدبہ اور ٹیکا ہوتا تھا جس کو میں پنجابی میں کہوں گی. یہ بتائیں اب اس وقت پاکستان میں کتنے ایسے گھرانے ہیں جو کلاسیکل موسیقی پریکٹس کر رہے ہیں, کلاسیکل موسیقی گا رہے ہیں, انہی گھرانوں سے جن کا تعلق بھی ہو؟ گوالیئر گھرانے کے نئی نسل گا رہی ہے, پٹیالہ میں بھی گا رہے ہیں, شام 84 میں بھی گا رہے ہیں. پر یہ دیکھیں کہ ان سب کو یہ پتہ چل گیا کہ کلاسیکل موسیقی میں پاکستان میں رستے نہیں ملیں گے. میں خود پلے بیک بھی کرتا ہوں, میں خود ٹھمری بھی گاتا ہوں, غزل بھی گاتا ہوں, فوک بھی گاتا ہوں, صوفی بھی گاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کلاسیکل میوزک آپ کی عزت کروا سکتا ہے, کلاسیکل میوزک عزت کروا سکتا ہے, ایک استاد کا رتبہ دے سکتا ہے, پر آپ کو بہترین وسائل نہیں دے سکتا. اچھا, لیکن پھر یہ بھی بات ہوتی ہے لوگوں کی کہ جب ان کی نوجوان نسل کلاسیکل کی طرف جانے لگتی ہے, میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اتنی قلت ہے اس وقت کلاسیکل موسیقاروں کی کہ ان کو بڑی اچھی آرام سے کام مل جائے گا, لیکن لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے. دیکھیں اسپانسرز 2-3 ادارے ہیں, جیسے آل پاکستان میوزک کانفرنس ہے, تہذیب فاؤنڈیشن ہے, یہ 2-3 ادارے جو کرتے ہیں اس میں فیسیں اتنی کم ہیں کہ ان فیسوں میں گویہ کیا کرے گا. آپ میرا جو کانسرٹ ہوتا ہے غزل کا ہوتا ہے, صوفی کا, فوک کا, میں مائک لے کے بھی گا رہا ہوتا ہوں تو ہارمونیم لے کے بھی گا رہا ہوں, کیونکہ ہر بندے کو اچھے وسائل چاہیے. پاپ سنگر سامنے آتے ہیں, 3-4 ویڈیوز چلائیں, اچھا خاصا پیسہ چھاپا, ڈراموں میں بھی گانے آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, کیونکہ ہم صحیح رستے پہ تو ہمیں دیر لگ رہی ہے. کوئی بندہ سگنل پہ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا ہے کہ سگنل کب کھلے. وہ کہتے ہیں کوئی گلی دیکھو کہاں سے کٹ لے. آپ کو کتنا عرصہ لگا یہاں تک پہنچنے میں, کتنے سالوں کی ریاضت ہے آپ کی؟ مجھے میری تقریباً 15 سال کی ریاضت ہے, مجھے 20 سال ہو گئے گاتے ہوئے. میرے اسٹوڈنٹس اتنے ہیں جو کام کر رہے ہیں, جی بہترین چینل پہ بہترین بات کر رہی ہیں, اور جو سننے والے ہیں دیکھیں اس کا تعلق, اس کی وجہ یہ ہے کہ چینل بھی کوالٹی پہ بیس کرتا ہے. چینل آپ کے چینل سے جو یہ پروگرام جا رہا ہے, کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سوالوں کے جواب سننا چاہ رہے تھے, جو میں آپ کو بالکل صحیح سے بتا رہا ہوں. آپ صحیح سوال کر رہی ہیں. کیا یہ کلاسیکل موسیقی کا نہ سیکھنے کا یا اس سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے بہت مشکل ہے, یا کیونکہ ویسے تو ماننے میں یہ آتا ہے کہ ہر چیز جو آپ نہیں جانتے وہ مشکل ہے آپ کے لیے, سیکھیں گے تو آسان ہو جائے گی, لیکن کیا واقعی کلاسیکل موسیقی, راگ, یہ جو پلٹے ولٹے ہیں, یہ سب مشکل نہیں ہے؟ وسائل نہیں ہے, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. مجھے بتائیں 5 سال اگر میں آپ کو گانا سکھاؤں, آپ کہیں گے کرم آپ مجھے بتائیں کہ میرے ویڈیوز آنے ہیں 5 سال میں کیا, پر وہ 5 سال کے بعد ایک آپ اچھی شکل رونا لیلا کی آواز میں بن کے نکلیں گی, میناز کی آواز بن کے نکلیں گی, ناہید اختر بن کے نکلیں گی. اگر آپ یہ بھی ویڈیو بنا لیں, 3 ویڈیوز آپ کانسرٹس تو دے سکتے ہیں, پر آپ کو ایک لیجنڈز کی طرح نہیں گن سکتے. نیرا نور نہیں بن سکتی ہیں آپ.
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप हमें क्या सुनाएंगे? जी, मैं गज़ल का एक कंपोजिशन अपनी पेश कर रहा हूँ जी। सागर सदीकी के हैं वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा, क्या तमाशा हो। क्या बात है। ये भी होता है रूबरून के, ये भी होता है रूबरून के, बात का हौसला नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, क्या तमाशा हो। ये किनारों से खेलने वाले, ये किनारों से खेलने वाले, ये किनारों से खेलने वाले, डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। बंदा परवर, अजी बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो, हम बताएं तो क्या तमाशा हो, क्या तमाशा हो। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। आप अभी भी बहुत सौ के उस्ताद हैं, अगर नाम के साथ वो टर्म नहीं लगी हुई, ये आप यकीन जानिए कि आप उस्तादों के उस्ताद होंगे। देखिए, ये सुर है कि जो आपको महसूस होता है, आपके दिल को लगता है। अब गाना ऐसा है कि आपको ये अच्छा लगता है या नहीं लगता, पर सुर और सच्चाई क्या चीज़ है कि मैं इसको रखा, इस पे हाथ मैंने आपको सुनाया तो आपने कहा आपको अच्छा लगा। बिल्कुल। और अच्छा गाने के साथ अच्छा कलाम भी। सागर सदीकी शायर हैं और गाना जो है वो पहाड़ी में कंपोज हुआ है। फिर उसकी बहर ये है कि हम टीवी ने बहुत काम किया इसके लिए, मैं हम टीवी के साथ बहुत काम करता रहा हूँ, इनके मॉर्निंग शोज़ में भी एज ए जज भी आता रहा हूँ, और सुल्ताना आपा जहाँ मौका मिलता है वो हमें चांस देती हैं और उनके साथ काम भी करते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं आपके सवालों का भी जवाब बहुत कम टाइम में तेज दे रहा हूं, ताकि हमारा भी लिमिटेशन होती है, टाइम की कमी होती है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे कराची पहुंचना है। बिल्कुल, तो हम आपको ज्यादा टाइम के लिए यहाँ रोकेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका करम अब्बास साहब, आपका अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां दे, आपकी आवाज में मजीद सुर आए और मजीद राग आपके बेहतर जबरदस्त हो जाए। नाज़रीन, हमें यहाँ पर लेनी है छोटी सी ब्रेक। क्लासिकल मौसीकी जो है वो असल में है मौसीकी की मेराज, जो क्लासिकल सीख जाता है वो फिर कुछ भी गा सकता है। क्लासिकल सीखिए, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना उस कौम की फलाह बहबूद में मददगार साबित ना हो। इसी तरह एक और जो फरमान है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो मशहूर सिपहसालार है उसका भी था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। और इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि कोई भी मुल्क जो तरक्की याफ्ता होगा उसकी ख़वातीन आपको पब्लिक प्लेसेस में नज़र आएंगी, पब्लिक ऑफिस में नज़र आएंगी, काम करते हुए नजर आएंगी, मर्दों के साइड बाय साइड उस कौम की ख़वातीन आपको नजर आएंगी। और जिस तरह एक रियासत का सतून होता है, कोई भी सतून होता है, उसी तरह ख़वातीन भी उस रियासत का एक सतून है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँ कि सोशल मीडिया पर ख़वातीन की बड़ी ट्रोलिंग होती है। कोई औरत पब्लिक प्लेस पर निकल आए, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना जो है बड़ा एक मुश्किल काम बन जाता है। और हम ये बात कर रही थी मैं सतून की, तो एक इमारत की मजबूती जो है उसका अंदाज़ा एक उसके सतून से लगाया जा सकता है। एक रियासत की मजबूती औरत
जिसको कि मैं सुतून कह रही हूँ, उससे लगाया जा सकता है कि वो औरत कितनी मजबूत है। अब इस पर हम बात करेंगे। वुमेंस डे हुआ, बड़ा एक जोशो खरोश से मनाया गया, लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर तकारीब जो थी मुनक्किद कराई गई थी और हरासमेंट की भी बात हो रही थी। ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस में किस कदर मुश्किलात का सामना होता है उसकी भी बात हो रही थी। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। कोई अगर आपको पसंद नहीं है कोई जुमला या कोई बात और मैंने वो कह दी तो बस जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे होगा वो सब आप लोग भी जानते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे ख़वातीन के लिए रुकावटें क्या क्या हैं। और पाकिस्तान का, मैं कल जेंडर गैप की इंडेक्सेस देख रही थी, हम बहुत पीछे हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, दुनिया में बहुत पीछे हैं। हालांकि हमारे मज़हब ने 1400 साल पहले ख़वातीन को वो तमाम हुकूक दिए थे जो दुनिया में कोई मुल्क, कोई सिविलाइजेशन नहीं दे सकी। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जेंडर को दफन होने से बचाया था। बच्ची नहीं थी वो, बच्ची तो बाद में किरदार उसका सामने आता, वो एक औरत थी जिसको दफन होने से बचाया था। जिंदा दरगोर कर दी जाती थी ख़वातीन उस जाहिलियत के दौर में। हम क्यों नहीं ख़वातीन को सामने आने देते, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हरासानी कशमारा तारिक साहिबा मौजूद हैं, फॉस्पा को हेड करती हैं। 10 साल फॉस्पा के भी पूरे हुए, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी थी। कशमारा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ख़वातीन का जेंडर गैप की इंडेक्सेस मैं देख रही थी, पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है? एक इस्लामी निज़ाम यहाँ पर नाफिज है, इस्लामी शरिया के मुताबिक तमाम हकूक़ जो हैं वो ख़वातीन को होते हैं, हम क्यों इतना पीछे हैं? थैंक यू शिफा। देखिए, बहुत सारे इसके रुकन हैं कि वजूहात हैं कि हम क्यों पीछे हैं। इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर। अब जैसे अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं हेड करती हूँ, वफाकी मुहतसिब को बराए हरास की, फॉस्पा जिसको हम कहते हैं, उसमें आप देखें कि लोग ये नहीं समझते कि माहौल अच्छा है। सबसे पहली वजह तो तालीम है कि तालीम में हम पहले मर्दों को प्रेफरेंस देते थे घरों में। अब देखिए कि लोगों में शऊर आ गया, अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, पहले ये नहीं था। तालीम इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज़ कि हमारा माहौल और हमारा कल्चर। अच्छा, वो कल्चर के अंदर जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो फैमिली वैल्यूज़ की, तो हम कहते हैं कि औरत का काम घर में रहना है। अब वो तालीम से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तालीम के साथ हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? तरबियत की, कि औरतों के साथ ट्रीट कैसे करना है। जैसे औरतों को हम घर में ट्रीट करते हैं वैसे ही उनको काम की जगह पे एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, इज्जत वाला एनवायरनमेंट देना है। हम जिस चीज़ को प्रमोट करें दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर ऑल, कि सबके लिए इज्जत करें काम की जगह पे। तो घर में जो घर के सरबराह होते हैं हमारे कल्चर में, वो मर्द को समझा जाता है और कहते हैं कि जी, वो कहते हैं नहीं बाहर माहौल अच्छा नहीं है, और ये भी कहते हैं आज़ादी मिल जाएगी तो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। नहीं, ज़्यादा पहले ये होता है कि प्रोटेक्शन का एलिमेंट होता है कि औरत शुड स्टे प्रोटेक्टेड। बिल्कुल सही। भाई की प्रोटेक्शन है, बाप की प्रोटेक्शन है, खामन की प्रोटेक्शन है। ये कल्चर है ना हमारा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वो कैसे आएगी? जब औरत तालीम हासिल करेगी, औरत काम करेगी, औरत पैसे कमाएगी। ये भी मान लिया हमने कि औरत के लिए का सब बच्चों के सर पे होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली का न्यूक्लियस है, माँ है। अच्छा, अब ये कि जब वो बच्चे पढ़ जाते हैं, औरत बड़ा अच्छा टाइम भी मेंटेन कर सकती है कि बच्चे स्कूल चले गए तो काम कर ले, फ्लेक्सिबल आवर्स भी रखने चाहिए, उनको अकोमोडेट करना चाहिए। सिमिलरली कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो तब उसकी तालीम, अब उस वक्त तो नहीं वो तालीम हासिल करेगी ना फैमिली यूनिट के, तो पहले तालीम हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, 7th 8th क्लास में आ गए, बड़े हो गए और बड़े हो गए, तो देन शी कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, शी कैन वर्क फ्रॉम ऑफिसेज ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट की बात है। फिर आप देखिए हमारी कितनी वर्किंग वुमेन है। अब हमारी कितनी सारी खवातीन जो हैं वो सिविल सर्विस के अंदर आ रही हैं। 40% हैव क्वालिफाइड। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मर्दों से ज्यादा नंबर ले रही हैं, मर्दों से ज्यादा वो और ज्यादा काबिल भी ज़हनी तौर पर, ज्यादा केयरफुल होती हैं। मर्दों के पेपर्स अगर आप चेक करें तो केयरलेसनेस का लड़कों का नजर आता है उसमें। तो आप ये देखो कि उनको हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब जेंडर गैप क्यों आ रहा है? जो आप जेंडर गैप की बात करिए, हमें जो हम कल आप शो हमारे वुमेन्स डे के फंक्शन पे भी थी, हमने ग्लास सीलिंग्स की बात कर रहे थे कि जब एक रवायती चीज चली आ रही होती है और उसमें औरत जैसे मिलिट्री में नहीं जाती थी, तो जब वो गई तो उन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ी, फाइटर जेट्स चला रही हैं, कमाल कर दिया। कमांडोज में एक देखो, हाँ, ग्लास सीलिंग टूट गई। यूएन में मिशन जा रहा है हमारी मिलिट्री की लड़कियों का, तो एक ग्लास सीलिंग एक बैरियर था ना, एक टैबू था कि जी ये काम औरत नहीं कर सकती। पहले कहते थे औरत वकीलों के अंदर माहौल नहीं अच्छा होता, क्रिमिनल से केस कैसे लड़ेगी, औरतें हैं। आप देखें तो द थिंग्स आर चेंजिंग। मैं खुद एक जज हूँ,
تو اس طرح کی وفاقی محتسب کا رول ویسا ہی ہوتا ہے. تو what I'm saying is کہ وہ ٹیبوز ایک جو روایتی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دیکھیں شفا ایک چیز ہمیں ریڈیکلائزیشن کی طرف نہیں چاہتے, پولرائزڈ ہیں ہم. ہاں ہمیں دونوں کو جیل کرنا ہے, مرد کو یہ بتانا ہے کہ عورت کو ساتھ لے کر چلے, لڑائی نہیں کرنی ہمیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کیا اپنے بھائی, اپنے والد, اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جیسے وہاں پہ ہے, تو پھر ہم اور وہ مرد ان کو پتہ ہے کہ گھر کی عورت کی کیسے عزت کرنی ہے, کروانی ہے, تو پھر جہاں پہ جائے کار جس کو ہم ورک پلیس کہتے ہیں وہاں پہ بھی خواتین کی اسی طرح عزت کریں. لیکن فار ایگزامپل اب بات ایک ورڈ ہے آزادی, اس آزادی کا جو لفظ ہے میرے ذہن میں اس لیے پھنسا ہوا ہے کہ ہم بات کریں نا جیل ان کرنے کی. کچھ ایسے مرد ہیں جو واقعی گھبراتے ہیں کہ ہماری بیٹی باہر جائے گی, پروٹیکشن کا حوالہ دے کے کہ نہیں یہ یا تو آزاد ہو جائے گی, بہت زیادہ ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی, یا کوئی ایسے فیصلے لے لے گی جس سے ہمیں شرمندگی ہوگی, یا مختلف چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آزادی ہے کہ ایک لڑکی امپاورڈ ہو گئی, وہ اسکول گئی, کالج گئی, اس نے تعلیم حاصل کی, پھر اس کو ایک اچھی نوکری ملی, اس نے اپنے ساتھ پورے ہاؤس ہولڈ کو, فار ایگزامپل ہم چھوٹے شہروں میں دیکھیں تو پورے ہاؤس ہولڈ کو اس عورت نے اپنے ساتھ اٹھایا. ایک باپ ہے فار ایگزامپل, 5 عورتیں ہیں خواتین گھر میں, ایسے تو اس آزادی سے گھبرا جاتے ہیں. شاید یا تو اس میں ذمہ داری ہم عورتوں کی اپنی بھی ہے کہ ہم وہ آزادی کو ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ بھائی ہمیں یہ آزادی دو کہ ہمارا فائنینس, ہمارا ایک بینک اکاؤنٹ ہو. میں آپ کو یہ 7% خواتین کا پاکستان میں جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کا ریٹ ہے صرف 7%, 40% آبادی ہے, 39-59. دیکھیں وہ اویئرنیس سے آئے گا نا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں تو آزادی کا لفظ کیوں اتنا مس ریپریزنٹیڈ ہے, مطلب مس انٹرپریٹڈ ہے. میری بات سنیں, آپ کسی کو اوفینڈ نہ کریں نا, ٹھیک ہے. آپ اس کو آزادی کس چیز سے مانگ رہی ہیں؟ آزادی کوئی ہم اس میں چینز میں تو نہیں جکڑے ہوئے کہ آزادی چاہیے, نہیں, آپ کو شعور چاہیے, آپ کو اپنا رائٹ چاہیے, ٹھیک ہے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جب آپ ورڈ وہ آزادی کرتے ہیں نا, کون سی آپ کو بند کر کے پنجرے میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کو آزادی کیا چاہیے؟ آپ کو اپنے رائٹس چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اس کو الفاظ کو اوفینسو نہ کریے, آپ کہیں کہ تعلیم چاہیے, آپ تربیت کے اندر ان مردوں کی تربیت چاہیے کہ عورتوں کی رسپیکٹ کریں. آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کے لیے ایکول اپرچونٹیز رکھی جائیں. خواتین نے خود اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑا. اچھا دوسری چیز نہیں, سب نہیں, کچھ ٹھیک ہے. دین آئی وڈ سے کہ آپ کہیں ہم اکیلے کام کر سکتے ہیں, آپ اس دفتر میں کام کر رہی ہیں, آپ کے ساتھ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی, اور کتنا اچھا ماحول ہے یہاں پہ. بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میں نہیں جاتی, میں کہتی ہوں کوئی مرد ہوگا وہ جائے گا. اور آپ کی بہت سی خاتون ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کتنا اچھا ادارہ ہماری پروڈیوسر ہیں, ہماری کیمرہ مین ہیں, ہم کی سلطانہ آپا خود ہیں. کہ میں سلطانہ آپا کی بات کروں نا, کہ وہ خود ایک خاتون ہے اور انہوں نے ایک سنگل پیرنٹ ہو کے انہوں نے اس ادارے کو کھڑا کیا ساتھ ساتھ. لیکن پھر وہی بات آ گئی نا کہ مردوں کو اس چیز کا احساس کیسے دلائیں کہ ہم صرف اپنی جگہ مانگ رہے ہیں, صرف اپنی جگہ مانگ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے سلطانہ آپا بھی انہوں نے بھی کام کیا, پروڈکشن میں اتنا نام کمایا, لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کی فیلڈ میں جاتی ہیں جن پر پہلے سے مردوں کا بہت ہولڈ تھا, تو وہ ایک تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو آ گئی ہے ہماری جگہ. میری بات سنیں, اوور نائٹ تبدیلی نہیں آتی, آہستہ آہستہ آتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ میڈیا پہلے تھا, آج سے 10-15 سال پہلے میڈیا اس لیول پہ تھا. کتنے چینلز تھے, ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک اے ٹی وی اس کے بعد آیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آ گئی. اچھا اب اتنی تبدیلی ہے تو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر اور رسپانسبلٹی میڈیا کی ہے, کیونکہ میڈیا سے زیادہ کہیں کوئی پیغام نہیں پھیلا سکتا. اب ہر گھر میں فار فلنگ ایریا جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی لوگ آپ کا شو بیٹھ کے دیکھتے ہیں. بالکل یہ پیغام اگر ہم نے جا کے دینا ہو تو آپ کو پوری ایفرٹ کرنی ہے, ٹریول کر کے جاؤ, کتنا ایکسپینس ہے, آپ کے 2 لفظ بولنے سے ان کے گھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے. تعلیم تعلیم تعلیم. لیکن بچوں کو جہاں پر غربت بھی آ جاتی ہے, فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ اپنی 5 بیٹیوں کو نہیں پڑھا سکتا, ایک بیٹا ہے وہ کہے گا اسے ایک کو پڑھا دو, یہی کمائے گا, یہی کھانا بھی کھلائے گا, بیٹیوں کی شادیاں کر دو. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں پازیٹیو چیز کیا ہے, میرے پاس کہاں گلگت بلتستان اور اسپیشلی اس ایریا میں ریشو از 98% کے سب بچیاں پڑھ رہی ہیں. گلگت کا ریشو بہت زبردست ہے, وہ پورا بلتستان والا ایریا, کے پی والا سائڈ, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. پنجاب کے اندر ہمیں صرف تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. دیکھیں جب شعور آئے گا, جب ان کے اندر امپاورمنٹ آئے گی, ان کو اچھا دوسرا ان کو ٹیکنیکل بنائیں, کوئی نرسز بنے, کوئی ہنر سیکھیں, ووکیشنل ٹریننگ کریں. سب کے سب جو اتنے لائق نہیں ہیں, ڈاکٹرز انجینئرز نہیں بن سکتی, آئی ٹی میں نہیں آ سکتی, تو نئے ان کے لیے ذرائع کھولیں. یا صرف ایک کیوں ہمارے ساتھ لیبل ہوتا ہے کہ بچی کو سیلون کھول دو,
पार्लर खोल दो, यही आता है ना, कॉन्सेप्ट आता है, कपड़े सिलो, या हर कोई डिजाइनर बन जाएगी, पार्लर चलाओ, हर कोई डिजाइनर बन जाएगी। तो वो, लेकिन ठीक है वो भी कर रही हैं, वो भी एक है और सबको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, बट और उनके लिए वेन्यूज़ खोलें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करनी थी, हुकूमत को क्या चाहिए। हुकूमत को जैसे एक पार्लियामेंट के अंदर 17% ख़वातीन के लिए एक कोटा रखा गया है, रिजर्व सीट, बिल्कुल, अब उसका असल एजेंडा 30% है जो UN और कॉमनवेल्थ कहता है। हम कहते हैं इसी तरह का आप सरकारी इदारों में और प्राइवेट इदारों पे उनको कहें कि आपके लिए मस्ट हो कि 30% कम अज कम 10 से शुरू कर लें, 20 से शुरू कर लें कि जी 20% खवातीन आपने इंडक्ट करनी है, ठीक है। दिस इज समथिंग प्रोएक्टिव, दिस इज समथिंग कि वो इसके ऊपर मैंडेटरी शर्त ये लाए ना पार्लियामेंटेरियंस बैठ के कि जी आप लेजिस्लेशन करें कि हर इदारे में 20% से, और हर साल उसकी रेशो बढ़ेगी, 2% बढ़ेगी, 3% बढ़ेगी, उतनी खवातीन को मौके मिलेंगे कि वो अपना रोजगार कमा सकें। ठीक है, लेकिन अब हम आ जाते हैं हरासमेंट पे, और ख़ास तौर पे वर्क प्लेस जहाँ का आपका बहुत ताल्लुक है, 10 साल की ये जर्नी भी जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह से देखी। वर्क प्लेस हरासमेंट में होता ये है कि जो भी मर्द हैं, अब यहाँ पर ये सवाल मेरा मर्दों की तरफ इसलिए टारगेटेड है, हालांकि मैं ऐसी कोई नहीं कि अस वर्सेस देम वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए कर रही हूँ कि खवातीन ज़्यादा 80-90% खवातीन आती होंगी कि मुझे किसी मर्द ने हरास किया, या वो मर्द होता है पावरफुल किसी पोजीशन पे, वो आपको या प्रमोशन के हवाले से डराएगा, या आपको सैलरी के हवाले से डराएगा, या आपको निकालने के हवाले से डराएगा, और वो लैपटॉप पे आप बैठी हैं, कंप्यूटर पे बैठी हैं, पीछे आके वो झुक जाएगा, जिस तरह वो कल जो डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत सी इस किस्म की चीज़ें होती हैं और हम सब ने देखी हैं और किसी से हमने सुनी है। इसको कैसे केटर करना है? देखिए जी, अवेयरनेस, क्योंकि खवातीन घबराती भी हैं। देखें, वो कल जफर मिर्जा साहब ने भी बात की थी कि जितनी खवातीन आती हैं दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, 5% आती होंगी, शायद वो भी बहुत ज्यादा नंबर में बता रही हैं। मैं समझती हूँ 2% भी नहीं आती। तो जो नहीं आती वो चलती रहती हैं, सहती रहती हैं, लोग क्या कहेंगे का डर है ना शिफा, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ खवातीन रिपोर्ट करने से इसलिए डरती हैं कि हम जाएंगे और कुछ नहीं होगा और नौकरी से भी जाएंगे, ये खौफ है उनको। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से चैनल के, या ऐसा भी खौफ है कि घर वाले खुद ही कह देंगे कि देखो हमने कहा था तुम घर बैठो, अब ये हो गया, तो अब घर ही बैठ जाओ। ये भी दोनों, एक ये लोग भी उसी में शामिल हो जाते हैं कि अब देखा बदनामी होगी, तुम किन चक्रों में पड़ रही हो, घर ही बैठ जाओ, या फिर ये क्या तुमने किया। तो वो ये नहीं समझते कि एक आवाज़ उठाने से उस पूरे दफ्तर का जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है वो तब्दील हो जाता है। एक खातून बारिश का पहला कतरा बनकर जब हिम्मत करके गिरती है, उस इदारे के लिए आवाज उठाती है, हो जाती हैं। तो सब औरतें अपने आप को, सुना था आपने कल डॉक्यूमेंट्री में, उसने कहा मैं फौसपा के पास गई, मुझे इंसाफ मिला, अब मैं उनसे नहीं, वो मेरे से डरते हैं। तो वो खवातीन को जो कमेंट्स मिलते हैं उसका क्या करें? रिपोर्ट करें, अपने अंदर हिम्मत लाएं, फौसपा के पास आएं, हम इंश्योर करते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। और मैंने जैसे कहा, कोई ना कोई विटनेस होता है, एविडेंस होता है, उसको पास ये भी देखा है कि वर्क प्लेस पे तो चलो या तो उस आदमी को कहते हैं फारिग कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसके खिलाफ आपने फैसला सुना दिया या अदालतों से फैसला आ गया कि इसने हरासमेंट की थी, इसको निकालो, ये नहीं हो सकता इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। फिर वो क्या करते हैं, मर्द जिद में आके उसको बाहर कहीं तंग करेंगे, तुमने हमें नौकरी से निकलवाया, तुमने हमारे साथ ये किया, हमारा घर जो है, हमारी बदनामी हुई, तो उसको पब्लिक प्लेसेस पे कहीं बाहर बाजार में नो इस तरह इतनी हिम्मत नहीं होती। नो। और सेकेंडली, जिनको ये खौफ हो, मैं ये बताना चाहती हूँ, वो समझें कि जी हमें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हम उनका फॉलो अप रखते हैं। अगर केस के बाद कोई उनको विक्टिमाइज करे कि जी ट्रांसफर कर दे, या फर्ज करो वो फोन करके धमकियां, या उसको हम फॉलो अप करते हैं। दे कैन कम बैक टू अस एंड टेल अस कि वो अभी बाज नहीं आया, या मुझे उसके वजह से कोई और मेरा कॉलीग हैरेस कर रहा है मजीद, वो भी तो हैरेसमेंट है ना, तो वी टेक एक्शन इमीडिएटली। और कितने अरसे में आप लोग ये केसेस सुन के निपटा देते? 2 महीने में। 2 महीने में, विद इन 2 मंथ्स। वकील की जरूरत नहीं, पैसे नहीं लगते, और आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। और अगर नहीं भी आ सकते, किसी दूर के शहर में है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जो वीडियो कॉल्स है, उसके ऊपर आप हमें पूरा केस नरेट कर सकते हैं। लेकिन अब वो कमिंग बैक टू लोग क्या कहेंगे वाला पॉइंट, कि उस माइंडसेट को भी बदलने में टाइम लगेगा। उस माइंडसेट से औरत ने हिम्मत करनी है और बाहर निकलना है, ये तब्दीली है। लोग क्या टाइम लगेगा ना, हम अब टाइम किसने कराना है? आपने और मैंने, नॉट ओनली मी। आप क्योंकि मीडिया पे बैठी हैं, आपके पास ज्यादा मौके हैं, उन औरतों को हिम्मत देना आपका काम है कि आप उठे
बात करें, फॉस्पा के पास जाए और देखें कि आपको आपका हक मिलता है कि नहीं, इंसाफ मिलता है कि हम लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। मैंने ग्रेड 22 के अफसरों को निकाला है, मैंने DIG को निकाला है। कल वो जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो कोई सोच सकता है कि CSP को निकाल सकते हैं? कोई सोच सकता है कि हम नायब कासिद से लेकर हम टॉप लेवल के बंदे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि क्या है? लेकिन साथ ही साथ झूठे केसेस अगर हों या कोई वो जो बहुत कम होते हैं, वेरी फ्यू, तो हम मर्दों की भी इज्जत हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वी डू जस्टिस। ठीक है, चाहे एक के लिए हो, चाहे मर्द के लिए हो, खवातीन के लिए, दोनों। लेकिन मेरा खवातीन से ये है कि अगर आप पे कोई आवाज़ें कसता है, कोई कमेंट्स करता है, कोई आपको मैसेजेस करता है, नाजेबा आपको कोई बात कहता है, काम की अनवांटेड एडवांसमेंट्स, एब्सोल्युटली, कॉफी पे बुलाना, बार-बार कहना, गुड मैसेजेस जो हमने कहा था कि गुड मॉर्निंग वाले कोई करता है, तो आप 0 टॉलरेंस शो करें। आप एक दफा में ट्राई तो करें, फिर आप देखें फॉस्पा आपकी कैसे मदद करेगा। ठीक है, अब इट इज अ लाइफ चेंजर लॉ। बिल्कुल सही है, आई टेल यू, एंड द वे वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, ये आप कहेंगे कि फॉस्पा का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप कहेंगे कि हरासमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि बहुत सारे टैबूज हैं और ग्लास सीलिंग की हमने बात की, कितना ज़रूरी है कि ख़वातीन इस चीज़ के बारे में बात करें? जिस तरह मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि बहुत सी चीज़ों के बारे में कॉन्फ्रेंसेज हो जाती हैं, सेमिनार्स हो जाते हैं, तो अगर औरतों ने भी मार्च निकाल ली तो क्या फ़र्क पड़ गया उससे। लेकिन बहुत से लोगों को नारों पे या मुख्तलिफ चीज़ों पे एतराज़ है कि आप इस तरह मतलब बेबाक किस्म के नारे ना लगाएं। क्या जो एक अच्छे दिन का मकसद था कि भाई प्रोग्राम्स हों टीवी पर, मुख्तलिफ तकारीब हों, ख़वातीन के हुकूक को उजागर करें, क्या उस चीज़ ने उस सारे अच्छे उसका जो एक इवेंट का एक माहौल था उसको ओवरशैडो कर दिया आपके ख्याल में? देखिए, हमने तो अपना, आपने आप भी उसका हिस्सा थे, कल आपने फंक्शन देखा, मेरे ख्याल में वी वांटेड टू सेलिब्रेट वुमेन। आप सुल्तान आपा, जैसे हमने कल कहा, बैठी हुई थी, इतनी बड़े बड़े नाम, मोना कसूरी, सीमा रीजे वाली जो हैं वो केयर साथ चला रही हैं। ये वो खवातीन हैं जो इतनी अकम्पलिश, जनरल साहिबा जो थी एक आर्मी वाली, एक और, हाँ, और बन गई हैं। अच्छा, उसके बाद सिविल सर्वेंट, फेडरल सेक्रेटरी, ये बिल्कुल 2 फेडरल सेक्रेटरीज, एक क्लाइमेट चेंज की हैं, एक ह्यूमन राइट्स की हैं। तो ये सारी वो चीजें जो माजी में पहले नहीं हुई। जजेस हैं, यानी कि प्रोग्रेस आ रही है, आलिया हैं, एक आयशा मलिक हैं, ये जजेस आ गई हैं, मुसरत हिलाली हैं, तो बहुत सारी खवातीन। अब चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट इज अ वुमन, राइट, पहली दफा बनी। तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हम उन खवातीन को सेलिब्रेट करते। बल्कि सीधी साहिबा कैसे, ये वो नाम है, बानो कुद्सिया, अरफा करीम, हाँ, अरफा करीम, बानो, ये वो खवातीन, APS वाली तायरा साहिबा, उनकी मग़फ़िरत करे। तो आप ये देखें कि औरतों ने जो किया, हम उनको सेलिब्रेट कर रहे थे, उनकी काविशों को, जितने वो दीप जला रही हैं, जितनी, अब देखिए इन सब की वजह से कितनी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये वो नाम है जिनको देख के जो इंस्पिरेशनल वुमेन है, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एंड वी वांट के बेनजीर भुट्टो साहब, बिल्कुल ठीक है, तो हम खवातीन उनसे इंस्पायर हो, और सबको कहे कि तुम भी ऐसी बनो, तुम भी ऐसी बनो, और जिसने बनना होता है वो बन जाता है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स ऑल्सो। जाते जाते बस ये मुझे बता दीजिए कि जो गाँवों में, देहातों में, फार फ्लंग एरियाज में खवातीन हैं जो कि जिनकी रसाई हम आप तक नहीं है, फॉस्पा तक नहीं है, या मीडिया तक नहीं है, वो किस तरह से मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट करें, और उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जो दूर बैठी हैं? अच्छा, देखिए, मैंने बताया कि हमारा इदारा जो है फॉस्पा का, वो प्राइवेट केसेस जो काम करती हैं और जो गवर्नमेंट की हैं वो भी हमारे तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब तालीम की बात है, क्योंकि जहाँ पे वो पढ़ेंगी, मैंने बताया जैसे हम ऑनलाइन कंप्लेंट है तो वो हम तक रीच आउट कर सकती हैं। हमारा इदारा पेशावर में भी है, शामी रोड पे, और कराची में अब्दुल्ला हारून रोड, गवर्नर हाउस के सामने, स्टेट बैंक वाली बिल्डिंग में, और इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन के पीछे वाली बिल्डिंग में हमारा इदारा है। लेकिन आप अगर खोलें, क्योंकि अब हर एक के हाथ में तो फोन है, तो फॉस्पा लिखें, उसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप वहां से हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैंने कहा सोशल मीडिया के जरिए रीच आउट कर सकते हैं। हमें रीच आउट करने के बहुत सारे जराए हैं, प्रोवाइडेड आपका दिल हो और आप करना चाहें, बिल्कुल सामने आइए, अपनी मदद खुद करना चाहे तो आप आए हमारे पास। वो क्या था, स्पीक अप, स्टैंड अप एंड नो योर राइट्स, नो योर राइट्स। बहुत शुक्रिया कशमाला, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, स्पीक अप, स्टैंड अप एंड नो योर राइट्स पढ़ेंगी तो ही आगे बढ़ सकेंगी खवातीन। इसी के साथ हम ले रही है एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो कि है नसीर सुमरो साहब के हवाले से, जो पाकिस्तान के सबसे ऊंचे कद के शख्स हैं, जिनके बारे में खबर ये आई है कि वो चंद दिनों से अलील हैं। उनके हवाले से आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ऊंचे कद से मुल्क का नाम रोशन करने वाला बीमार क्या हुआ, लोगों ने उसे भुला दिया। फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला नसीर सुमरो इन दिनों अलील है। 8 फीट 1 सेंटीमीटर कामत वाला नसीर सुमरो PIA के दिए छोटे से फ्लैट में मुकीम है, जहां नीची छत के सबब पंखा तक नहीं लगाया जा सकता। बीमारी के सबब नसीर सुमरो का उठना बैठना तक दुश्वार है और उसे देखभाल के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। दिन ब दिन जो कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से हो सकता है कि और मुश्किलातें आएँ, तो अल्लाह ताला रहम करेगा, अल्लाह ने जो चाहा वही होगा। जिला शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले नसीर सुमरो कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने फोन पर खैरियत पूछने से बढ़कर कुछ ना किया। CM हाउस से फोन नहीं रहे, 4 दिन से सिर्फ मालूमात ले रहे हैं, आपको क्या बीमारी है, क्या मसला है, क्या यूं है, फलाना, बाकी अल्लाह हाफिज। नसीर सुमरो सन 2000 में दुनिया की दराज कद शख्सियत का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। कदावर शख्सियत के मालिक नसीर सुमरो का मानना है कि हम मुल्क के सफ़ीर हैं। हुकूमत वक्त अगर बर वक्त तवज्जो देती तो इनका इलाज मुमकिन था, मगर देर अब भी नहीं हुई है। कैमरामैन इमरान अनवर के साथ सिफ्ते हसन, हम न्यूज़, कराची। आपने ये रिपोर्ट देखी नाजरीन। नसीर सुमरो साहब इस वक्त अलील हैं और उनका कहना यही है कि मुझे भुलाया ना जाए, यही एक तरह से उनकी दरख्वास्त थी। नसीर सुमरो साहब को दुनिया का दराज तरीन कद जो है उसका भी एजाज़ मिला है और हमारी दुआएं हैं उनके साथ कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। और एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि हुकूमत वक्त के पास हमें पता है बहुत से काम हैं, बहुत से और अहम चीज़ें हैं जिनको वो देख रही हैं, लेकिन हमारी उनसे दरख्वास्त ये है, मेरी ये अपील है ज़ाती तौर पर भी, हमारे चैनल की तवस्सुत से भी, कि नसीर सुमरो साहब को देखा जाए, उनकी तरफ उनकी जानिब जो है हुकूमत का ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अलील हैं और उन्हें इस वक्त हुकूमत की और अपने मुल्क की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे आज के प्रोग्राम से चाहेंगे इजाज़त और आपसे मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमसे सोशल मीडिया पर जुड़े रहिए। आप अगर कोई आपके जहन में कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं हम उस सब्जेक्ट पर बात करें, कोई और हेल्थ कंडीशन है अगर आप चाहते हैं हम उस पर बात करें, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ज़ाती तौर पर, मैं और हम तमाम पूरी टीम जो है, हम आपके मैसेजेस कॉमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर हमें अपने रिकमेंडेशंस और सजेशंस दे सकते हैं। कोई तनकीद करनी है तो वो भी कर दीजिए, हम वो भी आपकी तनकीद सर आंखों पर रखते हैं। हमें अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।